नमस्कार। वक्त है कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की 8वीं कड़ी का। विषय है विमेन इन मीडिया पार्ट 2, जिसे प्रस्तुत करेंगी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। नए साल में नए संकल्पों के साथ नई सोच नई कहानी में आपका स्वागत है। आप शायद इस वक्त नए संकल्प भी ले रहे हैं, नए सपने भी देख रहे हैं, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ आज मैं आपसे परिचय कराना चाहती हूँ रेवती राजन का। आपने हमारे पिछले एपिसोड में सुना सलमा सुल्तान की कहानी को, रिनी साइमन को, प्रियंका टिक्कू को, राजश्री जी को, कल्याणी जी को, वसुधा को, दीपक संधू जी को। लेकिन वो सिलसिला वहीं तक सीमित नहीं, क्योंकि भारतीय दूरसंचार में कहानियां अनगिनत हैं उन महिलाओं की जिन्होंने मीडिया में अपना योगदान दिया। और रेवती राजन जी के साथ मैं आज के इस नए संकल्प को इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि उनका पहली बार अगर परिचय हुआ मीडिया की दुनिया से तो वो आकाशवाणी की अगर दृष्टि से देखें तो 1988 से शुरू किया। रेवती जी ने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के साथ काम किया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया। अब वो छवि उतारती हैं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की, उनके साथ भी करा और दिल्ली तमिल संगम के माध्यम से अवार्ड भी मिला। आपको धीरे धीरे आवाज सुनाई दे रही है? यही है रेवती राजन। ये बताइए आपके लिए वो मंजर कैसा था जब आपके सामने राष्ट्रपति कलाम थे और आपको फोटोग्राफ खींचना था। अब वो तो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनकी मीडिया में ज्यादा रुचि रही हो, पढ़ते ज्यादा होंगे। पढ़ते ज़्यादा थे और वो फ़ोटो के लिए वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे, नहीं खींचना है मेरा। बट मेरे को देख के साउथ इंडियन ऐसे उन्होंने फर्स्ट टाइम तमिल में बात करना शुरू करा, फिर बोला ठीक है आप मेरा फ़ोटो खींच लो। तो जब आपने उनको पहली बार फोटोग्राफ दिखाया जो आपने डॉक्टर कलाम का खींचा तो उनका क्या रिएक्शन था? बोला बहुत बढ़िया खींचा। फिर मेरे को सबसे बढ़िया अटल जी, मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में मेरे को अभी भी उनको बारे में बोलने से रोना आ रहा है। उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को देके बोला ऐसे लेडी आपको आगे ही बढ़ना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो में वो वैसे सिंपल आते थे हमारा रिकॉर्डिंग के लिए। उन्होंने उस टाइम से मेरे को देख के उन्होंने बोला नहीं आप बहुत बढ़िया बनेंगे बेटे, ऐसे बोल के मेरे साथ उनके साथ फ़ोटो मेरा डीपी में अभी भी है। उन्होंने मेरे को ज़्यादा एडवाइस करके ये बोला आगे आओ फोटोग्राफी करो। आप देख नहीं सकते इस माध्यम से, लेकिन इस वक्त अटल जी को याद करते हुए रेवती राजन की आंखों में आंसू हैं। और अगर अटल जी अभी होते रेवती जी तो मुझे डंडे से मारते कि तुमने रेवती को रुला दिया। नहीं बोलेंगे आपने इतना अच्छा करा, उनको कम से कम बुला के इंटरव्यू करा है। रेवती जी आपने कई दिग्गजों को देशी राजनीति में देखा। जब हम फोटोग्राफर्स की भीड़ देखते हैं पार्लियामेंट के बाहर, बहुत धक्का मुक्की होती है। प्रधानमंत्री जी का या राष्ट्रपति जी का जब कार्यक्रम होता है, उपराष्ट्रपति जी का जब कार्यक्रम होता है, तब भी विशेषता एक भीड़ सी रहती है। क्राउड कंट्रोल के संदर्भ में आपका क्या एक्सपीरियंस है? सबका ये एक कंपटीशन रहता है कि सबसे बढ़िया फोटो मेरे पास आए। तो ऐसे में अगर आप आकाशवाणी या दूरदर्शन के साथ काम करती हैं तो आपको क्या ज़्यादा सहूलियत होती है? सहूलियत भी होती है और मेरे को अपने आप को प्राउड होती है। सब जेंट्स होते हैं, आपने देखा राष्ट्रपति भवन में सारे जेंट्स थे, मैं अकेली एक लेडी फोटोग्राफर थे, तो उसको मेरे को अपने आप प्राउड भी होता है। और ये है हमने जो फोटोग्राफी कर रहे हैं उसमें अच्छा भी होना चाहिए, तो क्वालिटी होना चाहिए उस पर। और जो सामने वाले का हमारे ऊपर ये भी हाँ भाई देखो लेडी फोटोग्राफर है, हर जगह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से अलग से वो मिलता है। आप जब फोटोग्राफी के माध्यम से एक छवि के माध्यम से मैसेजिंग करती हैं तो उसमें नई तकनीक, नए लेंस, नया इक्विपमेंट, ये कितना मायने रखता है? क्या आप भी फोटो जर्नलिस्ट के नाते उसका अध्ययन करती हैं? हाँ मैम, एक्चुअली सबसे पहले शुरू करा तो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, मैं जब 88 में करा तो उसके बाद धीरे धीरे डिजिटल का आया है। बट मेरे हस्बैंड ने मेरे को सब कुछ सिखाया। मैं छोटा से विलेज से आई हूँ, हमारे विलेज में स्कूल भी नहीं कराया मेरे को, 8th स्टैंडर्ड तक ही मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने करस्पॉन्डेंट में कोर्स करा है। बट मेरा पूरा तरक्की का मेरा हस्बैंड मैम, उन्होंने मेरे को फ़ोटोग्राफी भी सिखाया और आगे भी मेरे को बढ़ने के लिए बहुत कुछ मेरे को हेल्प करा है मैम। कई लोगों को ये लगता है कि फोटोग्राफी का मतलब 4 लाइट लगा दी, सामने कैमरा लगा दिया, खटखट फोटो खींच दिया और वहीं से इंसान जिसकी फोटो खींच रही है वो स्टार बन गया।
लेकिन आप रेवती जी ऐसे एटमॉस्फेयर में फोटोग्राफ खींचती हैं जहां आपका खुद का उस एटमॉस्फेयर पे कंट्रोल नहीं होता, मतलब कंट्रोल सिचुएशन में आप फोटोग्राफ नहीं खींचती। कई बार आप ऐसे भी एक नेता का या प्रधान सेवक का तब फोटो खींचती हैं जब वो एक गंभीर मुद्रा में किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को और परिस्थिति को बिना डिस्टर्ब किए फोटो खींचना कितना मुश्किल होता है। उस टाइम पर हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, कोई भी बात हो डिस्टर्ब नहीं होना है। दूसरा हमारा पिक्चर भी चाहिए हमें, तो इसलिए हम चुपचाप जाके अंदर फोटो खींच के वापस आ जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं करना है। राष्ट्रीय पर्व पर मैंने आपको कई बार फोटोग्राफ लेते देखा है, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, अथवा राष्ट्र के लिए जो विशेष कार्यक्रम होते हैं उनमें आपका योगदान रहता है। फोटोग्राफी के माध्यम से भारत के इतिहास को कैद करना, रेवती जी, उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आपके पर्सनल अनुभव में कितना रहा है? पर्सनल अनुभव में तो सबसे ज़्यादा वही आपने जैसे बोला 15 अगस्त एंड 26 जनवरी हो, और राष्ट्रपति भवन में जब हमारे मैडम जो द्रौपदी मुर्मू जी जब फर्स्ट टाइम उन्होंने संभाला, उस टाइम मैं उधर करा। तो कैसा लगा जब आपने देखा महामहिम को अपना पोस्ट संभालते हुए? किसी ने बोला अभी उनको कुछ नहीं बोलना, बट मैंने जोर से बोला मैडम हाथ हिलाइएगा, उन्होंने मेरे को देख के हाथ हिलाया। वो पिक्चर अभी भी मेरे पास है। फर्स्ट टाइम मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। आपका सबसे मेमोरेबल फोटोग्राफ कौन सा है जो आपने लिया? मेमोरेबल फोटोग्राफर दोबारा वही अटल जी बच्चों के साथ बात करते वक्त मैंने खींचा, तो तुरंत मेरे को बोला आप भी आके मेरे पास बैठ जाओ, तो उनका पाँव का नीचे में बैठ के फोटो खींचा। वही मेरे डीपी में है अभी भी। रेवती जी, आज अगर आपको वो सुन रहे हों जो फोटोग्राफी से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद अपनी कोई छोटी दुकान चलाते होंगे फोटोग्राफी की, जो इस वक्त शायद पासपोर्ट्स के लिए फ़ोटोग्राफ खींचते हैं, लेकिन उनका भी एक लक्ष्य है हाँ जी कि शायद वो आगे बढ़ना चाहे, तो आप जब फोटोग्राफ खींचती हैं किसी अखबार के लिए, हाँ जी, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, स्टेट यूज़ के लिए नहीं, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन अलग होता है? हाँ मैम, अलग होता है उनका, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग रूल्स होती है, न्यूज़पेपर के लिए अलग होता है। वो तो न्यूज़पेपर वाला हमेशा रेडी रहते हैं क्लिक करने के लिए। कभी भी प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ कर रहे हो और मंत्रियाँ कुछ कर रही हो, पानी पी रही हो, उस टाइम पर हमें गवर्नमेंट ऑफ मेरी इंडिया पानी पीते और खाना खाते बहुत फोटो है, खींचना नहीं चाहिए। बस ये है, प्राइवेट स्पेस में नहीं आपको आना चाहिए, आना नहीं चाहिए। हम बोलते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं, तो हमें इतना ही है। आपको पद की गरिमा को रखना है। हाँ जी। और जब तक वो व्यक्ति पद पे है तो उस पद का अपमान नहीं हो सकता। तो ये फर्क है आपके काम में और प्राइवेट सेक्टर के काम में। एक बात बताएं, आज आप जिस स्टूडियो में हमसे चर्चा कर रही हैं, आज जिस प्रांगण में, जिस एटमॉस्फेयर में आप हमसे चर्चा कर रही हैं, रेवती जी कभी मन नहीं किया कि यहाँ पे तो कई लोग अलग अलग काम करते हैं कि मैं फोटो जर्नलिज्म से अब थक गई हूँ, कुछ और काम करूँ? आपने तो आकाशवाणी में बहुत साल बिताए, बहुत कुछ सीख लिया अब तक। लेकिन ये है मैम, मेरे को तो यही आता है ना मैम, मैं तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी हूँ, और मेरे को फोटोग्राफी का अपने आप प्राउड भी है। मैं से लेडी में उस टाइम पर हम 2 ही फोटोग्राफर थे, एक मैं एक शिप्रा दास करके, तो इसलिए हमें अच्छा ही है मैम। तो अगर आप भारत सरकार की कोई फोटोग्राफ्स देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पलटकर पन्ना नीचे के पृष्ठ पे देखिएगा, रेवती राजन का नाम निश्चित रूप से होगा। चाहे वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो डॉक्टर कलाम हो, या वर्तमान में प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी, कहीं ना कहीं रेवती राजन की फोटोग्राफी आपने जरूर देखी होगी। आज आवाज की दुनिया से उनका परिचय हो गया है। जैसे कि उन्होंने कहा, आंखों में आंसू हैं लेकिन लबों पर मुस्कान है। और आज शुरू अगर मैं करूं, तो पाठशाला जिसने कभी चलाई हो अटल जी के साथ कि महिलाओं को आगे कैसे बढ़ना है, तो मस्ती की पाठशाला के हेडमास्टर हैं रेवती राजन।
हमने ग्रेविटी इश्क का प्रैक्टिकल किया दवाई क्लैरिटी ना कोई पढ़ने वाला ना कोई सीखने वाला अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। कानूनी मदद और सलाह दिलाती टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत मुल्जिम विकी सिंह को निवेशकों को गलत जानकारी देने और उन्हें गुमराह करने का दोषी पाती है। जज साहब, मुझे गलती सुधारने का एक मौका दीजिए जज साहब। जज साहब, इन्हें तो अब मौका नहीं मिल सकता, लेकिन आपके पास अब भी मौका है। निवेशकों को जब भी कोई योजना समझाएं, उन्हें गलत जानकारी या कोई गलत बात ना बताएं, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए भारी पड़ेगा। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका एक बार फिर नई सोच नई कहानी के साथ। फोटोग्राफी की दुनिया से आपको सीधा ले चलते हैं रेडियो। जी हाँ, रेडियो के सफर में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ इस वक्त इस कक्ष में सफर कर रही हैं, सफर भी कर रही हैं गौरान धवन लाल जी, जो अपने आप में ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में प्रेजेंटर के रूप में योगदान दे रही हैं। हाँ, ये सत्य है कि न्यूज़ पढ़ना, स्क्रिप्ट लिखना, एंकरिंग करना, रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्राम करना, ये सब वो कर चुकी हैं। लेकिन साथ ही 30 सालों से युवा पीढ़ी को नेतृत्व का हुनर भी देती हैं गौरान जी। तो आप नेता भी बनाती हैं और टेलीविजन और रेडियो के प्रोग्राम भी बनाती हैं। नेता और अभिनेता। अच्छा, अभिनेता भी बनाती हैं। कुछ योगदान है, अब कितना पूरा होता है ये तो मालूम ही नहीं। लेकिन लोग अक्सर एक ही क्षेत्र में एक ही समय पे काम कर पाते हैं। आप दो अलग अलग माध्यमों में काम कर चुके हैं और फिर उस माध्यम से निकलकर यूथ डेवलपमेंट की दृष्टि से, युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामाजिक एक योगदान भी दे चुकी हैं। दोनों के बीच में आप समन्वय कैसे बनाती थी और इन दोनों जिंदगियों को एक साथ जीना कैसा था? मेरा मानना ये है कि अगर कुछ स्तर तक हमारी जो नॉर्मल शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम है, हमें प्रिपेयर करता है अपनी जीवनी बनाने के लिए फॉर अ प्रोफेशन, और जीवन कैसे जीना है ये लाइफ स्किल्स और कम्युनिकेशन के द्वारा ही होता है। सो मेरी खुशकिस्मती रही कि जिस एरिया में मैं जुड़ी उसका लिंक कम्युनिकेशन से रहा, तो पता नहीं लोगों को कुछ सिखाया या कुछ कर पाई, स्वयं बहुत सीखा। एंड आई थिंक आज मैं जो हूँ एज अ पर्सन एंड आई फील आई हैव ग्रोन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल हु इंटरैक्टेड विद मी। तो सीखा तो वहीं से, कम्युनिकेशन के लेंस से। 1981 में आपने जब अपने सफ़र की दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो के साथ शुरुआत की, तब के ज़माने में महिला का मीडिया में आना अपने आप में कोई एक सम्मान की दृष्टि से कदम नहीं देखा जाता था। तो आपको सामाजिक स्तर पे या पारिवारिक स्तर पे कोई रिएक्शन मिला था? कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। समय वॉज चेंजिंग एट दैट टाइम, उस समय बदल रहा था। और शुरुआत मैंने रेडियो से की। रेडियो मेरा पहला प्यार है ब्रॉडकास्टिंग में, और रेडियो को हमेशा एक बहुत ही आई थिंक इज्जत की नज़र से और बहुत उच्च दर्जा दिया गया था। जब हम कभी भी मैस मीडिया की बात करते थे, तो जब शुरुआत हुई तो बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला और बहुत वाव फैक्टर भी था। आपने एक ऐसा समय अपने करियर का बिताया जिसमें आप किसी और की गतिविधियों को, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उसको जनता तक पहुंचाए अपने शब्दों में। लेकिन अब आप नौजवानों को उनके शब्द तलाशने में मदद करती हैं। तो ये जो आपका अनुभव रहा रेडियो का, वो कितना काम आया यूथ डेवलपमेंट के आपके काम में? रेडियो में एक एरिया जो बहुत नज़दीक है, करीब है हमारे दिल के, वो है हमारी रनिंग कमेंट्रीज। चाहे वो रिपब्लिक डे का रहा हो, चाहे स्वेरिंग इन ऑफ न्यू गवर्नमेंट्स रहे, चाहे स्वेरिंग इन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट्स रहे। तो इसमें आई थिंक स्वयं को अपने शब्दों द्वारा जनता को जोड़ना, ये वहाँ से सीखा मैंने। और जब हम आज अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं और यंग लोगों की बात करते हैं, टू अंडरस्टैंड कि कैसे शब्द आई थिंक इमॉर्टल हैं।
तो वो जब अंडरस्टैंडिंग हुई कि पावर इतनी है शब्दों की, और कहीं जब हम आजकल जो यंग पीपल हैं, आई थिंक गैजेट्स की इतना कंटेंट जनरेट होता है, आपको लगता है उनको समझ आता है कि शब्दों की क्या हिस्टोरिकल वैल्यू है और ये छाप ऐसी है जो मिटती नहीं है। शब्द तो एडिक्टिव होते हैं, और इसकी लत अगर लग जाए शब्दों की, तो जैसे ही उनका उच्चारण मुंह से होता है तो बहुत सुकून मिलता है। यस, ये आई ट्राई एंड शेयर। सुनने वालों को ये गलतफहमी ना हो कि ऐसी आवाजें सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो पे ही सुनाई देती हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संचार के माध्यम से अपना योगदान देते हैं। ऐसी ही एक महिला हमारे साथ है, सिमरन कोहली जी, जो मीडिया कंसल्टेंट है। अब सिमरन जी, अक्सर अगर जैसे कि मैंने गौरान जी का जब परिचय दिया तो लोगों को अचंभा नहीं हुआ होगा कि ऑल इंडिया रेडियो से इनका ताल्लुक है, ये कमेंट्री कर चुकी हैं। स्मृति जी, मैंने ऑल इंडिया रेडियो से ही अपना सफर शुरू किया था, और जैसा कि आपने बोला, यूथ तक पहुंचने के लिए आपको यूथ की लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। यूथ को तो आप ट्रेन भी करती हैं। मैंने सुना है कि आप शायद एशिया का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पहला प्राइवेट रेडियो ट्रेनिंग एकेडमी भी चला चुकी हैं। जी, एकेडमी ऑफ रेडियो मैनेजमेंट 2006 में पहली ऐसी एशिया की एकेडमी। और आज जो बहुत बड़े बड़े आरजेस आप सुनते हैं जिनको वो हमारी एकेडमी से पास आउट हुए हैं। चुनौती जो मैं देखती हूँ आज रेडियो में जी, वो ये कि मेरे को तेरे को हो गई है भाषा। प्राइवेट सेक्टर में विशेष, शायद ऑल इंडिया रेडियो में तो ज्यादातर इस बात का संयम बढ़ता जाता है, अनुशासन बढ़ता जाता है कि आप भाषा के संदर्भ में कोई आपकी ओर से त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर की रेडियो में भाषा की हत्या होते सुनती हैं तब कैसा लगता है? ये जो आपने बोला भाषा की हत्या, इसके लिए काफी हद तक मुझे भी जिम्मेदार ठहराया जाता है कि ना इंग्लिश बोलते हैं ना हिंदी बोलते हैं, दोनों की ऐसी की तैसी करके रख दी है। लेकिन अगर आपको यूथ से कनेक्ट करना है तो भाषा की हत्या करनी होगी, तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट तो होना ही पड़ेगा। लेकिन सिमरन जी, पूरे देश में सब अंग्रेजी नहीं बोलते। जी जी। और अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो हिंदी की हत्या क्यों करनी है? अब इससे पहले कि किसी को लगे हाँ भाषा का विवाद हो रहा है, मैं बहुत ही जल्द रुख करती हूँ अर्चना कपूर का, जो ऐसे समुदाय में रेडियो का काम करती हैं जहाँ पर प्रमुखता से हरियाणा में हिंदी ही माध्यम होता है संवाद का। तो जब आप ये मेरे को तेरे को सुनती हैं, भाषा का द्वंद्व देखती हैं अर्चना जी, और आप जब रेडियो मेवात चलाती हैं तो उसमें जो कलोकियल भाषा, हमारे देश में 16,000 से ज़्यादा भिन्न भिन्न डायलेक्ट्स हैं, 125 ऐसी भाषाएं हैं जिसको राष्ट्रीय स्तर पर समझा जाता है, जाना जाता है। 22 से ज़्यादा भाषाओं में एक संवैधानिक दर्जा और संवाद का एक पुख्ता माध्यम माना जाता है। तो जब आप एक गांव में, एक ज़िले में रेडियो का संचालन करवाती हैं, उसमें स्थानीय भाषा या शैली का कितना प्रभाव होता है या आपको कितना अध्ययन करना पड़ता है? सबसे बड़ी बात है कि स्मृति जी, आप तो स्वयं मंत्री रह चुकी हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, और जो आप जानती हैं कि कम्युनिटी रेडियो जो है उसी मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। और भाषा का जो सामुदायिक रेडियो जो रोल प्ले करते हैं भाषा को प्रिजर्व करने में, वो आई थिंक अनमैच्ड है और यूनिक है। क्योंकि जो सामुदायिक रेडियो की नींव है वो आपका एक बहुत ही लोकल लैंग्वेज में लोकल कंसर्न्स के बारे में, लोकल लोगों के द्वारा, जो हम लोग स्थानीय लोगों के द्वारा ये जो कार्यक्रम बनते हैं, उसमें ये बहुत महत्व होता है। जैसे कि आपने कहा, मैं रेडियो मेवात चलाती हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे कार्यक्रम मेव भाषा में चलते हैं। और हम लोग अगर इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो इंग्लिश सिखाते हैं, और हिंदी और मेव में दोनों उसका हम लोग अनुवाद करके सिखाते हैं। और मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी सी बन गई है कम्युनिटी रेडियोज़ की, और ख़ास तौर पे क्योंकि अभी ये इंडिजिनस लैंग्वेज का डेकेड भी अनाउंस किया है यूनेस्को ने, तो उसमें ये बहुत अनिवार्य है कि सामुदायिक रेडियो अपने भूमिका को समझे, अपने रोल को समझे, और अपनी जिम्मेदारी के तौर पर भाषा, किसी भी भाषा की, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कलोकियल हो, उसकी हत्या ना होने दे। और हालांकि मैं लखनऊ की हूँ और अच्छी हिंदी बोलती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ रहते रहते दिल्ली में इतने साल और सबकी बातें सुन के कहीं खुद अफसोस होता है कि वो कहाँ गई वो भाषा। मुझे बताएं अर्चना जी, आपने एक टूल किट भी बनाया। वैसे टूल किट राजनीति में बहुत ही मुझे लगता है पॉजिटिव दृष्टि से शब्द नहीं देखा जाता, लेकिन SDG गोल्स हैं। एक ग्रामीण अंचल में SDG गोल्स जो संयुक्त राष्ट्र की देन है कि हर राष्ट्र किन मापदंडों पर खरा उतरे
ये संकल्प राष्ट्रीय हो, ये प्रयास राष्ट्रीय हो, उसके संदर्भ में आप एक व्यवस्था बनाती हैं कि आपके ज़िले में, नूह में लोगों को पता चले कि वो क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कल्पना है विकास की, तो उसे आप कैसे कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से पहुंचाती हैं? सबसे बड़ी बात यह कि ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है, और इस सरकार ने इसको सच्चाई में परिवर्तित करने का एक प्रयास किया है, मुहिम उठाया है। यदि आप देखें तो एसडीजी गोल्स क्या हैं हमारे, ये हमारे जीवन को छूने वाली सारी बातें हैं। और ये सरकार भी, जब प्रधानमंत्री जी ने इसको साइन किया है 2015 में, तो हमारी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो इन्हीं सतत गोलों के इर्द गिर्द हैं। चाहे आप स्वच्छता अभियान देख लीजिए, चाहे आप महिला आरक्षण देख लीजिए, चाहे महिलाओं का उत्थान देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें कमिटेड हैं। 17 गोल हैं, 169 ग्लोबल टारगेट्स हैं, और हमारा देश भी अपने लोकल टारगेट्स बनाता जा रहा है। ये पीपल्स गोल्स हैं, अनलाइक द मिलेनियम गोल्स। और जब तक ये समुदाय नहीं जुड़ेंगे तब तक कि केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो इसके जो 5 पीज हैं उसमें एक पीपल है। तो हम जब तक समुदायों को नहीं जोड़ेंगे तब तक कि ये गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए सामुदायिक रेडियो एक फिर से एक अहम भूमिका निभा रहा है कि जहां इन गोल्स को, ये टूल किट में पूरा इनको डिकंस्ट्रक्ट किया गया है और सरकारी स्कीमों से जोड़ा गया हो। इतना काम हम लोग इसके अंदर जिन कर रहे मुद्दों हैं, का विश्लेषण कर रही हैं, कहीं ना कहीं वही रहा है संकल्पित भारत का कि हम सब मिलकर एक विकसित राष्ट्र बनाएं। लेकिन विकसित राष्ट्र के उस संकल्प को पूरा करने के लिए संचार न सिर्फ संवाद का माध्यम बनता है, लेकिन साथ ही एक अनोखा संस्कार का भी माध्यम बना है। संग हमारे इस वक्त स्टूडियो में हैं बहन कृष्णा जी, जो रेडियो मधुबन चलाती हैं माउंट आबू में, राजस्थान में। ये शायद देश का पहला ऐसा रेडियो चैनल है जो संस्कारों के आधार पर अपना संचार करते हैं। इन्होंने 9 राष्ट्रीय पुरस्कार अब तक पा लिए हैं अपने सहयोग के लिए, अपने इस योगदान के लिए। कृष्णा जी, जब आप प्राइवेट रेडियो चैनल सुनते हैं, डिस्को के गाने, तू तड़क की भाषा, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ हैरान हैं, कुछ मस्ती के मूड में हैं, ऐसे ज़माने में संस्कार वाला रेडियो चैनल चलाना कितना मुश्किल होता है? सबसे पहले तो मेरा जो जीवन का अनुभव रहा है, बचपन से मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, और मीडिया की बैकग्राउंड ना होते हुए आज हम रेडियो स्टेशन चला पा रहे हैं, प्रोग्राम बना पा रहे हैं, वो नींव है ऑल इंडिया रेडियो का। इसीलिए हमको वैल्यू बेस्ड रेडियो चलाना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। एक तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के कारण हम वैल्यूज़ को समझते हैं, और जो कंटेंट की गरिमा है या जो भाषा की गरिमा है जो अभी बातें कर रहे हैं, उसको हमने बचपन से ही ऑल इंडिया रेडियो से सुना और सीखा है। तो वो चैलेंजिंग नहीं लगती है, लेकिन आवश्यकता बहुत लगती है। ये सत्य है कि ऑल इंडिया रेडियो ने एक अनूठी नींव रखी संचार के पूरे ब्रह्मांड में। ये भी सत्य है कि आज ये चारों महिलाएं इस बात का संकेत देती हैं कि अगर आप वो महिला हैं जो मीडिया में अपना एक करियर तलाश रही हैं, तो आप गौरान जी की तरह न सिर्फ रेडियो के माध्यम से प्रेजेंटर बन सकती हैं, लेकिन आगे चलते हुए जीवन के एक ऐसे पड़ाव में आती हैं जब आपकी आवाज़ दूसरों की आवाज़ बुलंद करने लगे। सिमरन कोहली जी को आप निश्चित रूप से देखेंगे, सुनेंगे जैसे जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव और करीब आएगा। लेकिन हम इस बात के लिए भी आभारी हैं कि सामाजिक स्तर पर भी आज बिना कमर्शलाइजेशन के राष्ट्र को सशक्त करने के लिए, जनता को धरातल पर संवाद के माध्यम से जोड़ने के लिए जिस प्रकार से रेडियो मेवात और रेडियो मधुबन चलता है, तो हमें ये इस बात का संकेत देता है कि रेडियो हो या मीडिया का कोई भी पुर्जा, वो सिर्फ पैसे कमाने की होड़ नहीं है, जीवन को बदलने का भी प्रयास है। और चूँकि मैं कृष्णा दीदी के साथ बैठी हूँ और वैल्यू बेस्ड वो कम्युनिटी रेडियो चलाती हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी, प्रभु ने तो यही सिखाया स्पिरिचुअलिटी ने कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता लो, कल ये जो आने वाला है या जाने वाला है पता है। विश्लेषण दीदी कर देंगी, आप तो गाना सुनिए। आने वाला जाने वाला है, आने वाला जाने वाला है, हो सके
बिता दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, ओ खिलते हुए कहा खुशबाश मैं चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भाई जब एक ही महीने में 200 के 2000 होते दिखेंगे ना, तो सबकी आंखों के आगे ना बस नोटों की चमक छा जाएगी। और किसे बुरा लगेगा, बिना मेहनत किए इतने पैसे मिल रहे हैं, वो भी घर बैठे। अरे हमें तो बस लोगों की नासमझी का और लालच का ही फायदा उठाना और उन्हें झांसे में लेना है, और ऐसे हम हो जाएंगे माला माल। कोई ऐसी ही सोच के साथ आपको मीठे सपने दिखा के लूटने आ सकता है। अपना पैसा लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें, क्योंकि बड़े फायदे का लालच नुकसान में बदल सकता है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां, अरे हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। जुआ 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 जुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिल के सहे, फिर क्यों आंसू बहे, पल के सहारा एक दूजे का
दुआ जिंदगी मिलके बिताएंगे, वाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। रंगीन जहान में आपने कुछ ऐसी रंगीनियां भी देखी होंगी जो मुस्कुराते हुए आती हैं, लेकिन वार ऐसा तीखा करती हैं कि आपको पता ना चले कि आप रो रहे हैं कि हंस रहे हैं, आप परेशान हैं कि हैरान हैं। जी हाँ, ऐसे ही हैरान करने वाली एक महिला हमारी स्टूडियो में है। वैसे देखने को बहुत मीठी हैं, मुस्कुराएंगे हमेशा, कहेंगे जिंदगी तो लाइव है, ये भी कहेंगी कि आपको दिल्ली मेरी जान क्यों कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, बड़े बड़े हीरोज कौन हैं ये भी बतलाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वक्त निकालेंगी किसी फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, कहीं कहीं वक्त निकालेंगी अमिताभ बच्चन को भी ज्ञानवर्धन करने के लिए। इनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध। लेकिन इससे पहले कि हम ऋचा की ओर रुख करें, एक और महिला है जो भड़ाकेदार तड़ाकेदार बिल्कुल नहीं है, लेकिन चुपचाप गांव गांव पहुंच गई हैं जी। मोहतरमा ऐसी जिनका जन्म हुआ जम्मू कश्मीर में, उधमपुर जिले में। इन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इन्होंने काम शुरू किया एक मैगजीन से, फिर पता चला कि कहीं फ्रीलांसर बन गई हैं, फिर पता चला कि गांव में काम करते करते ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे वायु और परिवर्तन और पोल्यूशन पे काम करने लगी हैं। फिर अचानक पता चला कि ये गांव के रास्ते से गुजरते गुजरते रेडियो में भी पहुंच गई हैं, गांव का कनेक्शन भी कर रही हैं। कितना कर रही हूँ निधि, इनका नाम है निधि जामवाल और ये मैनेजिंग एडिटर हैं गांव कनेक्शन के। जी, एंकर होना, जर्नलिस्ट होना, टीवी पे न्यूज पढ़ देना, एक्टिंग कर देना, ये अलग बात, लेकिन एक महिला का अनुशासन का डंडा हाथ में लिए मीडिया की कंपनी को चलाना कितना मुश्किल है निधि? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, और खासकर अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें, क्योंकि गांव कनेक्शन जो है वो ग्रामीण भारत की आवाज़ है। और ग्रामीण भारत में जो है ज़्यादातर जिन रिपोर्टर्स के साथ हम काम करते हैं वो ज़्यादातर पुरुष हैं, और उनको आदत नहीं रहती है कि किसी महिला बॉस जो है उनको ऑर्डर तो ना करे पर ये बताए कि ये स्टोरी आप इस तरह से कर सकते हैं, आपको ऐसे करनी चाहिए। तो शुरुआत में वो मुश्किल ज़रूर होती है जब आप एज अ फीमेल बॉस जो है तो उनको आप डायरेक्ट करती हैं। क्या इसमें फ़र्क पड़ता है कि आदमी की उम्र क्या है? क्या जो हमारी नौजवान पीढ़ी है क्या वो फिर भी आपकी बात आसानी से सुन लेते हैं, बशर्ते वो जो थोड़े शायद सीनियर्स हैं? बिल्कुल। हमारे सुनने वालों को बताइए कम्युनिटी जर्नलिस्ट होता क्या है? तो जो गांव कनेक्शन है वो जो है भारत के 470 जो ज़िले हैं उसमें उसकी पहुंच है। और हम लोग जो है, हम जो जर्नलिज्म करते हैं, हम लोग बड़े बड़े जर्नलिज्म कॉलेजेस से पढ़े आए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी ये बिलीफ है कि अगर ग्रामीण भारत की आवाज़ सरकार तक पहुंचानी है, ग्लोबल स्तर तक पहुंचानी है, तो ग्रामीण भारत के ही लोग अपनी कहानी खुद बताएं। तो हम जो है कम्युनिटी जर्नलिस्ट को ट्रेन करते हैं मोबाइल जर्नलिज्म में, स्टोरीज़ को लिखने में, ताकि वही लोग जो हैं स्टोरीज़ लिखें, स्टोरीज़ फाइल करें। जैसे कोविड के दौरान में जब काफ़ी लॉकडाउन चल रहा था, गांव-गांव में जो है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी जर्नलिस्ट वहाँ रह रहे थे, तो हम लोग गांव से बहुत रिपोर्टिंग कर पाए, टू द एक्सटेंट कि हमने कोविड के दौरान 2020 में जो है 3 सर्वेस करवाए थे फेस टू फेस ग्रामीण भारत से, क्योंकि हमारी प्रेजेंस वहाँ थी। तो हमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से नहीं जाना पड़ा गांव में। गांव के ही लोगों के साथ में मोबाइल फ़ोन सबके पास में है, उन सबके पास ट्रेनिंग रहती है। वो लैट लॉन्ग के हिसाब से उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी जो है ग्रामीण भारत से, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे कम्युनिटी जर्नलिस्ट का। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि सोशल मीडिया का एक अलग अब इम्पैक्ट होने वाला है, एक अलग अनूठी छाप होने वाली है हमारे देश के मानचित्र पर, अथवा जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, मुझे याद है 2014 में कई लोगों ने कहा अरे क्या बोल रहे हैं, कैसे आएगा बदलाव। तो कम्युनिटी का कनेक्शन जब होता है, ग्रामीण अंचल में जब कनेक्शन होता है, उसका इस डिजिटल इंडिया का क्या प्रभाव देखा आपने? बहुत मेरे ख्याल से खासकर कोविड के दौरान हमने जो देखा है, क्योंकि हमने अपने कम्युनिटी जर्नलिस्ट को मोजो हम कहते हैं मोबाइल जर्नलिज्म में ट्रेनिंग दे रखी थी, और क्योंकि इंटरनेट की सुविधा अब ग्रामीण भारत में पहुंच गई है, और अगर हम लेटेस्ट आंकड़े देखें तो जो राइज इंटरनेट यूज़ रूरल विमेन का इज़ ऑलमोस्ट डबल इन द पास्ट 2 years, 2 साल में। तो ये उसमें हमने देखने में आया कि जो डिजिटल भारत है, क्योंकि उसकी ग्रामीण भारत में पहुंच गई है, तो एक समय था जब कुछ ही पत्रकार जो थे अपने आप को पत्रकार मान सकते थे। अब हमने गांव-गांव में पत्रकार तैयार किए हैं,
मेरे को याद है मैं एक संथाल गांव में गई थी, झारखंड बिहार के बॉर्डर पे। वहाँ एक महिला से मिली संथाल की, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो हनी बनाती हैं। तो मैं उनसे पूछी आपने ये हनी बनाना कहाँ से सीखा? बोली कोविड के टाइम पे कुछ करने को नहीं था, मुझे यूट्यूब देखने का शौक था। वो यूट्यूब में उन्होंने मध बनाना सीखा और उन्होंने अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है संथाल महिलाओं ने। ये कोविड के दौरान हुआ है 2020 में, जब देश पूरा रुका हुआ था। और अब जो है ऑनलाइन उनका मधु जो है वो आपका मुंबई तक जा रहा है, जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो डिजिटल इंडिया की पावर है। और ग्रामीण अंचल में जब लोग मन की बात सुनते हैं या ग्रामीण अंचल के किसी व्यक्ति का अचानक देश के प्रधानमंत्री परिचय देते हैं, तो आपने तो वो भी इम्पैक्ट देखा होगा जमीन पे। बिल्कुल, और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे गांव कनेक्शन की कुछ स्टोरीज जी हैं वो भी मन की बात में आ चुकी हैं। तो जब हमारे जिन किसानों की हमने बात करी होती है, या एक कोई किसान है जिन्होंने लौकी का म्यूजियम बनाया है, जिनको मोदी जी ने शामिल किया था, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। और कि जो उन लोगों की कहानियां हैं जब निकल कर आती हैं तो आई थिंक उनको भी अच्छा लगता है, और खासकर हमें तो बहुत अच्छा लगता है इसको। जैसे कि निधि ने कहा कि भाई ये लोग क्या सिखाएंगे, ऐसा ही कुछ लोगों का रुख था यूट्यूब की तरफ या फिर सोशल मीडिया के उन संचार माध्यमों की तरफ। रिचा, आप क्योंकि टेलीविजन कर चुके हैं लेकिन आप सोशल मीडिया में भी विख्यात हैं अपनी भूमिका के लिए, तो इन दोनों माध्यमों में आप फर्क क्या देखती हैं? सबसे बड़ा फर्क मैंने देखा, इतने साल मैंने न्यूज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ी लकी रही कि एक जिंदगी लाइव जैसा शो न्यूज़ चैनल पे करने को मिला। लेकिन न्यूज़ चैनल्स लगातार मैं कितने सालों से देख रही हूँ, हर बात नेगेटिव, हर चीज जो खराब हो रही है। और मुझे हमेशा से मेरा इंटरेस्ट पॉजिटिव स्टोरीज की तरफ ज्यादा था, और मेरी कहानी लाखों लोग देख रहे हैं लेकिन एक की भी जिंदगी बदलती है, मेरा हमेशा एक मकसद रहता है। तो आई थिंक माई जॉब इज डन। लोगों को ये लगता है, और ये कई बार मीडिया के लोग कहते हैं कि जितनी परेशानी दिखाएंगे, जितना दर्द दिखाएंगे, उतने लोग और देखेंगे। आप जैसे कि कह रही हैं कि मैं पॉजिटिव चीजें दिखाना चाहती हूँ, तो आप जैसे मीडिया कर्मियों के लिए वो कितना मुश्किल हो जाता है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पर ध्यान देना चाहते हैं? मुश्किल आप कहें तो कमर्शियली होता है। मैं कई बार लोगों से कहती हूँ कि यूट्यूब चैनल वो भी हैं जो बस सिर्फ गाली देने के लिए लोगों को, नेताओं को, पॉलिटिशियंस को, वो लाखों की कमाई कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर कहें प्रधानमंत्री के खिलाफ आप बोलिए तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू आप कमा सकते हैं। अच्छी इंडस्ट्री बन, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। हम चूंकि पॉजिटिव स्टोरी दिखा रहे हैं, किसी एक गरीब बच्चे ने कैसे IIT क्लियर किया या IAS बन गया वो बच्चा, या कोई आदमी है जो अपने खर्चे पे पेड़ लगा रहा है, ऐसी स्टोरीज को ठीक है लोग पसंद करते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा काम है। लेकिन फिर भी मैं रेवेन्यू ऐसा नहीं कमाती। लेकिन स्मृति जी, मैं एक चीज में, जिसे हम CSR कहते हैं, मैं ISR कहती हूँ। मेरी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है समाज के प्रति। मैंने नाम पैसा सब कमाया है, नाउ हाउ डू आई गिव बैक। तो मुझे लगता है मेरा जो शो है जिसमें मैं सिर्फ पॉजिटिव, आपको एक कहानी मैं कोट करना चाहूंगी। मुझे एक कहानी पता चली कि कश्मीर में फैसल अली करके एक व्यक्ति हैं जो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं, और उनके सिखाए हुए बच्चे इंडिया के लिए मेडल जीत के आते हैं। तो वो एक कितना बड़ा एक सिंबॉलिक वो था कि इंडिया की जर्सी पहन के वो मेडल। हम लोग वहां गए और उनकी कहानी हमने रेडियो पर भी दिखाई, जिंदगी विद रिचा में भी दिखाई। और आपको पता है उनको पिछले साल में ख्याल से पद्मश्री दिया सरकार ने। वो फैसल अली, जब उनका फोन मेरे पास आया कि मैम आज ये पद्मश्री आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरी कहानी सरकार तक, दुनिया तक, सब जगह पहुंचाई कि मैं कश्मीर में रह के कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। कहानियां अनगिनत हैं, पहुंचाने वाला, दिखाने वाला, बताने वाला या वाली होनी चाहिए। आपने कहा कि अगर अच्छी पॉजिटिव कहानियां सुनाएं तो उसके लिए आपको आर्थिक सफलता शायद कम मिले, लेकिन सामाजिक और निजी संतोष बहुत मिलता है। आज का हमारा एपिसोड और इससे पहले की हमारी जो आपके सामने पेशकश रही, दोनों में हमने महिला और मीडिया के बारे में बात की। हमने एक तरफ सलमा सुल्तान को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, दूसरी ओर रिनी साइमन, जिन्होंने उपलब्धि सिर्फ रेडियो पर नहीं बल्कि राष्ट्र के कई गौरवान्वित करने वाले दिवसों पर अपना योगदान दिया। ऐसी महिला से आपका परिचय कराया, पत्रकार महिलाओं से परिचय कराया, फोटो जर्नलिस्ट से आपका तारुफ कराया, रेडियो में जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, और आज साथी ऋचा अनिरुद्ध और निधि जामवाल के माध्यम से सोशल और रूरल मीडिया पर आप सबका ध्यान आकृष्ट किया। ये सत्य है हमारे देश में कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 33% आरक्षण देश की संसद में अब देश की महिलाओं को मिल चुका है। ये भी सत्य है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आज महिलाएं प्रखरता से अपनी भूमिका निभा रही हैं। लेकिन मीडिया की अगर आप बात करें तो आज भी भारतीय मीडिया में नेतृत्व के पायदान पर मात्र 12% ही महिलाएं हैं। हाँ, ये एक अनूठा सच है कि मीडिया के कंजम्पशन में, मतलब मीडिया देखने सुनने वालों या फिर इंटरनेट पे, मोबाइल पर मीडिया से परिचय रखने वाली महिलाओं की संख्या विशाल है, लेकिन महिला
उस आसमान का भी हिस्सा चाहती है जहां मीडिया का नेतृत्व और उसकी कमान चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। नई सोच, नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। अभी इस कार्यक्रम की 8वीं कड़ी आप तक पहुंची। विषय था विमेन इन मीडिया पार्ट 2। इस कार्यक्रम से जुड़े आपके फीडबैक का हम करेंगे इंतजार 9289094044 पर। अगला एपिसोड अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय सुनते रहे आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।